एफआईआईज और डीआईआईज का एक्शन कैसा रहा उस पर भी नजर डालेंगे। एफआईआईज ने कल के ट्रेडिंग सेशन में करीब 5,600 करोड़ की बिकवाली की। डीआईआईज ने 4,600 करोड़ की खरीदारी की। और याद रखें, तीसरे दिन लगातार फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने ट्यूसडे के ट्रेडिंग सेशन में बिकवाली की है। इसी के साथ इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस पर नजर डालें तो इंडेक्स फ्यूचर्स में 1,500 करोड़ की बिकवाली, इंडेक्स ऑप्शंस में 16,150 करोड़ की बिकवाली दिखी। स्टॉक फ्यूचर्स में 1,200 करोड़ की बिकवाली, वहीं स्टॉक ऑप्शंस में करीब 2,400 करोड़ की बिकवाली कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। तो याद रखें, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पिछले कुछ दिनों से बिकवाली कर रहे हैं और चाइना से जब से ही पॉजिटिव इनफ्लो आया है, ऐसा डर है कि शायद भारतीय बाजारों में जो इनफ्लोज आ रहे थे उसमें थोड़ी सी कमजोरी दिखाई दे सकती है और वो इनफ्लोज चाइनीज मार्केट्स में जा सकते हैं, जिसके चलते भारतीय बाजारों में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बिकवाली कर रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ते हैं, आज भारतीय बाजारों की चाल कैसी रह सकती है ये बताने के लिए अब हमारे साथ डिम्पी जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताएं आज भारतीय बाजारों की चाल कैसी रह सकती है और इंडेक्स लेवल्स पर भारी कमजोरी दिख सकती है, ऐसा गिफ्ट निफ्टी के संकेत है। देखिए, गिफ्ट निफ्टी में शीशा जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो दो इम्पैक्ट को कर रहा है। एक तो पहला जो एफ&ओ के अंदर जो चेंजेस किए गए हैं, आपको मालूम है कि 90% ऑफ द वॉल्यूम एफ&ओ से आता है। अगर वहाँ की पॉलिसी में कोई भी चेंजेस होगा तो उसका इम्पैक्ट ऑफ कोर्स आएगा ही आएगा। तो वहाँ पे करीब 6 नए नियम्स को, यानी कि 6 नए रूल्स को फॉलो करने की बात की गई है। हालांकि वो सबके सब 20 नवंबर से लागू होंगे, कुछ 20 तारीख से है, कुछ तो अगले साल भी है, फेब में भी है। तो उनका इम्पैक्ट धीरे धीरे बट कैलकुलेट होगा, बट फर्स्ट रिएक्शन आपको जरूर देखने को मिलेगा। ये फर्स्ट पॉइंट है, इस पे मैं वापस बाद में आऊंगा। लेकिन पहले आप देखें तो ग्लोबल मार्केट्स के अंदर जो चिंताएं हुई हैं थोड़ी बहुत, ईरान के बीच में और इजराइल के बीच में, ये थोड़ा सा कंसर्न पैदा कर रहे हैं। और अभी आपने एक लास्ट में एक बात बोली थी कि चाइना की तरफ फ्लो जा सकता है, मूव कर सकता है, तो वो फ्लो भी एफआईज ऑलवेज हमारे यहाँ पर होल्डिंग जो है 79% लॉन्ग की खड़ी है। तो ये बात सच है कि अगर थोड़ा भी फ्लो निकला तो कहीं ना कहीं तो मूव करेगा। अगर इंडिया से बाहर निकलेगा वो पैसा आइडियल नहीं रहेगा। तो ये 3-4 चीजें हैं जो मार्केट इस समय थोड़ा कंसर्न के तौर पर देख रहा है। अदरवाइज वैसे कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, ना ही तो बाजार के रिदम में कोई प्रॉब्लम है, ना ही बाजार के डाटा में किसी तरह की प्रॉब्लम है। ये इमीडिएट इम्पैक्ट है और कोई बड़ी बात नहीं। जितना आप गिफ्ट निफ्टी को देख रहे हैं इतना ना तो आप खुले, अगर खुल गए तो शायद रिकवरी भी फास्ट आ सकती है। तो इसके लिए थोड़ा प्रिपेयर रहिएगा। अब मैं आ जाता हूँ लेवल्स पे। देखिए, ऑलरेडी हमने 25-26 का लेवल तोड़ा हुआ है, 25,800 के आसपास आके हम ट्रेड कर ही रहे हैं। तो 25,500 एक इमीडिएट सपोर्ट एरिया है। तो आज आपको दिन भर में सिर्फ एक ही चीज को टेस्ट करना है कि 25,500 के आसपास आपका सपोर्ट नहीं टूटना चाहिए। दूसरा, पुल बैक आते समय अगर पुल बैक आता भी है तो 25,800 तक की ही रेंज बनती है, इससे ऊपर की रेंज नहीं होगी। तो फिलहाल आज 25,500 25,800 के बीच में मार्केट कहीं भी अपने आप को रोक लेता है या फिर क्लोज कर देता है तो फिर एक अच्छा पॉइंट माना जाएगा। सेकंड पॉइंट है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी देखिए, आप 54,000 को तोड़कर 53,000 को तोड़कर 52,000 वाली रेंज में है आप। तो ऑलरेडी यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रेशर है मार्केट्स के अंदर ऑन बैंक निफ्टी फ्रंट। बट एक चीज ध्यान रखना चाहिए, जो एफ&ओ के नए नियम है उसके पीछे की रीजनिंग ये दी जा रही है क्योंकि हमारे यहाँ पे सेविंग्स का कम हो रहा था प्रेशर और वो सारा का सारा ऑप्शंस की तरफ मूव कर रहा था। तो जो नए फैसले लिए गए हैं सेबी की तरफ से एफ&ओ को बैन या थोड़ा उसको रेगुलेट करने के लिए, तो वो थोड़ा बैंकिंग के लिए पॉजिटिव हो सकता है। तो बैंकिंग एज सच थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन में ऑलरेडी थोड़ा टूटा हुआ भी है। तो आपके लिए पे 52,500 52,400 वाली रेंज एक अहम सपोर्ट एरिया है। अगर यहाँ से पुल बैक आता है तो एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक भी आ सकता है, बट आप दोनों ही केसेस में एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर इसको काउंट करें। अशेषा, अगर आपको ध्यान होगा तो पिछले 3-4 दिन से हमने आपको लगातार इस चीज के बारे में बताया कि हमसे खरीदा इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि 3-4 चीजें बिगड़ी हुई हैं। अब वो इस फॉल के बाद ठीक हो जाएंगी। आई होप सो कि आज से अपॉर्चुनिटी आपके लिए वापस पुल बैक ट्रेड की बन जाने शुरू हो जाएगी। डिम्पी, आईटी सेक्टर पर भी आपसे सवाल पूछना चाहूंगी। मंगलवार के ट्रेडिंग सेशन में देखें तो एक अकेला सेक्टोरल इंडेक्स था जो हरे निशान में कारोबार कर रहा था। इस इंडेक्स पर आपकी क्या राय रहेगी आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए? देखिए आशीषा, मार्केट के अंदर जब चर्निंग होती है या फिर इंडेक्स मैनेजमेंट होती है तो 3-4 सेक्टर्स का यूज किया जाता है। फर्स्ट इज बैंकिंग, सेकंड इज आईटी एंड थर्ड इज योर मेटल काउंटर्स। ये एक्चुअली मैं इनकी वेटेज अगर आप चेक करेंगे तो ये हाईली वेटेज वाले सेक्टर्स हैं। तो इससे पहले जब ग्लोबल मार्केट्स का मूड माहौल सब कुछ ठीक चल रहा था और इनफैक्ट अभी भी है, अगर आप एशियन मार्केट्स को भी देखें जो बाजार खुले हुए हैं उसमें कहीं भी ऐसा कोई बड़ा पैनिक नहीं देखने को मिल रहा।
तो ये मेटल्स की वजह से था। लेकिन अभी आपने जो आईटी का क्वेश्चन पूछा, इसमें कहीं भी ऐसी कोई प्रॉब्लम कहीं भी नहीं दिख रही है, डाटा चर्निंग होगी। हाँ, ये बात सच है कि मेटल से अगर मैं कंपेयर करूँ आईटी को, तो आईटी उतना स्ट्रांग नहीं है। आईटी के अंदर पहले फ्रंट लाइन काउंटर्स के अंदर पोजीशन बनती है और वो पोजीशन से कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रही है। उसकी प्रॉब्लम सिर्फ यही हो रही है कि वन डे पोजीशन लॉन्ग बन रही है, सेकेंड डे उसका फ्यूजन हो रहा है, यानी कि खत्म हो जा रहा है वो। तो ये एक प्रॉब्लम है जो भी आईटी को फेस करनी पड़ रही है। बस वैसे अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक और चीज, जब मार्केट्स के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं रेगुलेशंस की या इस तरह की कोई भी चीजें आएंगी, तो थोड़ा सेफ हैंड की तरफ पहले पैसा मूव होगा। तो अगर आज आप देखेंगे, आज आपके लिए ध्यान देने वाला सेगमेंट थोड़ा एफएमसीजी होगा, ध्यान देने वाला सेगमेंट थोड़ा डिफेंसिव फार्मा हो सकता है। तो आईटी आज थोड़ा स्टेप बैक करके रखेगा, बट एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईटी में अगर आप इन्वेस्टेड है तो बी पेशेंटली आप इसमें इन्वेस्टेड रहिए। अभी पोजीशन उतनी स्ट्रांग मत कीजिए, बट स्टिल आपको मार्केट्स में रहना ही चाहिए। बिल्कुल, तो अगर आपके पास आईटी में पोजीशंस है तो बने रहने की सलाह। डिम्पी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बाजार पर रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ लक्ष्मीकांत शुक्ला जी भी जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले बताएं, बाजार पर रणनीति क्या बनानी चाहिए? शुभ प्रभात आशीषा जी। जैसा कि ग्लोबल मार्केट पहले से संकेत दे रहे हैं कि निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग दे सकता है। मुझे लगता है अगर निफ्टी जो हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो अराउंड 25,690 के आसपास आ रहा है, जहाँ पे 38.2 फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी निकल कर आया है। अगर उसके नीचे ब्रेकडाउन दे देता है और तो फिर वहां से हमें एक शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती है, जो कि निफ्टी को 25,500 डीएमए के लेवल तक भी पहुंचा सकती है, जहाँ पे हमारे 20 डीएमए नजर आ रहे हैं। तो जब तक निफ्टी 25,800 900 के नीचे सस्टेन करता है, तब तक ये बिकवाली बनी रहेगी। ये जो शॉर्ट टर्म रिबाउंड का जो उम्मीद है वो अराउंड 25,500 के पास आ रहा है। बैंक निफ्टी भी गैप डाउन ओपनिंग दे सकती है। अगर 52,500 लेवल के लेवल टूटते हैं तो फर्दर सेलिंग प्रेशर बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल सकता है। उसी के मद्देनजर रखते हुए ये सब बातों को मैंने डिफेंसिव सेक्टर में एक स्टॉक चुना है, जिसका नाम ग्रैन्यूल है। तो पिछले कई दिनों से ये स्टॉक 100 डीएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा था और फ्राइडे को ट्यूसडे को हमें एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट भी देखने को मिला था यहाँ पर। तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के साथ 565 से लेकर 570 के लेवल पर इसको बाय करने की सलाह रहेगी। इसमें जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 540 का, और जो हमारे अपसाइड के टारगेट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 630। बिल्कुल, तो ग्रैन्यूल्स पर खरीदारी की राय 630 तक के लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मीकांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए है। और अब कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं। कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ ट्रेड बुल सिक्योरिटीज के भाविक पटेल जुड़ चुके हैं। भाविक, गुड मॉर्निंग। बताएं, ब्रेंट क्रूड, प्रेशियस मेटल्स और इसी के साथ क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, यहाँ पर क्या रणनीति बनानी चाहिए? गुड मॉर्निंग। आई थिंक अक्रॉस द बोर्ड हमें बाई दिखेगा टुडे, क्योंकि हमने देखा कि ट्यूसडे को और मंडे को जो ईरान की तरफ से जो इजराइल पे धमाका हुआ, तो आई थिंक उसकी वजह से जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स काफी बड़े हुए हैं और सारे उसके वजह से कमोडिटी के प्राइस एक्शन अगर हम देखें तो पॉजिटिव है। अभी भी जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स काफी है, तो मुझे लग रहा है गोल्ड और सिल्वर दोनों में डिस्पाइट ओवरबॉट कंडीशंस तेजी देखने को मिलेगी। तो गोल्ड में अराउंड 75,000 बाय करके चल सकते हैं 75,500 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 74,750 का। और चांदी में भी 90,500 के करीब बाय कर सकते हैं 91,600 के टारगेट के लिए, 90,000 का स्टॉप लॉस। और कच्चे तेल में हमने ऑलरेडी $3 का उछाल देखने को मिला। आई थिंक अभी भी जो पॉजिटिव ट्रेंड है वो रहेगा, क्योंकि कंसर्न्स अभी भी बड़े हैं। तो क्रूड में भी 5800 के करीब बाय कर सकते हैं 5940 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 5740 का। और कॉपर में भी तेजी करने का ही राय है अराउंड 853 862 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 848 का। बोर्ड सभी कमोडिटीज पर खरीदारी की राय है। क्रूड, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी की राय। बहुत बहुत शुक्रिया भाविक पूरी डिटेल्स लेकर हमारे साथ जुड़ने के लिए।